जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन सा था? प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, केनिंग या फिर क्लाइव? तो सही उत्तर हो जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन्हीं काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा दी गई थी? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक? तो निम्न में से किन्हें काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा दी गई थी? तो अशफाक उल्ला खां भी शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी शामिल थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद विद्यासागर, हेनरी विलियम डिरोजियो, राजा राम मोहन राय। इनमें से कोई नहीं। तो युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सही उत्तर होगा हेनरी विलियम डिरोजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो हेनरी विलियम डिरोजियो के द्वारा। अगला है पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? पेट्रोलियम, कोयला, एल्यूमिनियम या फिर कागज? तो आसान प्रश्न है, सभी को सही उत्तर पता है। राइट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज क्षेत्र है ये कोयला के लिए विख्यात है, तो सही उत्तर हो जाएगा कोयला। ध्यान रखेंगे और ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो निश्चित ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत और क्या हो जाएगा? तो पाक जलडमरू मध्य है जो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसे? तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ध्यान रखेंगे। अगला है राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 14 या फिर 18? तो सही उत्तर हो जाएगा 12। कितनी राशियां हैं? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। ध्यान रखेंगे। अगला है कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? मारमोगोवा, कोचीन, मंगलौर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मंगलौर से। कहाँ से? तो मंगलौर इसका राइट आंसर होगा। कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो मंगलौर से। कहाँ से? तो मंगलौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने। किसने? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की। नेक्स्ट है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पूछा गया है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, व्यास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब पंचतंत्र की बात होगी तो विष्णु शर्मा सही उत्तर हो जाएगा। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो विष्णु शर्मा। याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखेंगे, तो गलती नहीं करेंगे। बात करें वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो रामायण लिखा है। क्या? तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया है। पूछा जाए व्यास, तो व्यास के द्वारा महाभारत। क्या? तो महाभारत व्यास ने लिखा है। रामायण लिखा है वाल्मीकि ने और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अगला है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किसका शासन था, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा नंद वंश। क्या होगा? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश राइट आंसर है। मेन कैंप किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो मेन कैंप किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा हिटलर। क्या हो जाएगा? तो मेन कैंप किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो हिटलर के द्वारा लिखी गई है मेन कैंप। किसके द्वारा? तो हिटलर के द्वारा लिखी गई है मेन कैंप। अगला है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, उड़ीसा, तात्कालिक बंगाल या फिर असम? तो जो प्लासी का युद्ध मैदान है ये कहाँ स्थित है? तो तात्कालिक बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का जो युद्ध मैदान है कहाँ स्थित है? तो तात्कालिक बंगाल। पूछा जाए प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 1757 में। कब? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला है गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, भागीरथी और सरस्वती, सरस्वती और अलकनंदा। तो गंगा नदी के जो प्रमुख स्रोत हैं सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। क्या? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए और विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। कब? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। दूसरा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? 1664 में, 1680 में, 1656 में, 1660 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। कब? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। नेक्स्ट है 1953 में पहला पिछड़ा आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? काका कालेलकर, वीपी मंडल, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो 1953 में पहला पिछड़ा आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा काका कालेलकर। क्या होगा? तो 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे। दूसरा है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर एन टैगोर, सरोजनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन। वार एंड पीस जो पुस्तक है ये लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा? तो वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। जरूर ध्यान रखेंगे। आर एन टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। पूछा जाए राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? तो 1913 में। किसके लिए? तो साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। ध्यान रखेंगे। अगला है भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वर्नियर पैमाना, रिक्टर पैमाना, बुफोर्ड पैमाना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा रिक्टर पैमाना। क्या होगा? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है रिक्टर पैमाना। ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो पृथ्वी की वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। कहाँ पर? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न तापमान या फिर उच्च तापमान। तो जो चक्रवात आता है ये किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण। चक्रवात निम्नलिखित में से कारण से आता है? निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। किसके कारण? तो चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 21 नंबर प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूछा गया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में,
आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? बताना है आपको। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में। कहाँ पर? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। दूसरा है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? 2000, 2001, 2002 या फिर 2003? तो सही उत्तर होगा 2002 में। कब? तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो 2002 में। कब दी गई? तो 2002 में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो 2002 में। नेक्स्ट है, तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर या फिर पटना? तो तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो भागलपुर में। कहाँ पर? तो तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? भागलपुर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर लखनऊ? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर लखनऊ? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा अहमदाबाद को। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद। पूछा जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर लगाना होगा। जब यहाँ पर लगे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो आप कोयम्बटूर लगाएंगे, और जब पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर तब कानपुर लगाना है। लेकिन जब केवल पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर कहाँ है तब आप अहमदाबाद लगा करके आएंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो होगा ये कानपुर हो जाएगा। गलती नहीं करना है। अगला है, बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? जॉन मार्शल, रैल्फ फिंच, फेनरिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। क्या? तो बिहार में आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो जॉन मार्शल जो था ये चिकित्सक भी था। अगला है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खान करामानी, सुलेमान करामानी, ताज खान करामानी, शेरशाह? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन हो जाएगा? राइट आंसर लगाना होगा आपको। क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो राइट आंसर लगाएंगे बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा दाऊद खान करामानी। क्या होगा? तो दाऊद खान करामानी जो था ये बिहार का अंतिम अफगान शासक। क्या हो जाएगा? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खान करामानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती भारतीय अन्वेषण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? तो भारती के नाम से। किस नाम से? तो भारती के नाम से सही उत्तर हो जाएगा। किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा हो जाएगा राइट आंसर। 29 है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? उसके पैरों के आगे, शरीर के मध्य, उसके पैरों के पीछे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो शरीर के मध्य में। कहाँ पर? तो शरीर के मध्य में। दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है ये शरीर के मध्य में होता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो सफ़ेद, नीला, काला या फिर पीला? तो बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देता है। कैसा? तो बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देगा ये काला दिखाई देता है। कैसा? तो काला दिखाई देगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। एचमा रोग पैदा करने वाला जो मुख्य कारक हो जाएगा तो सही उत्तर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। माइक्रोबैक्टीरियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, वह अम्ल है जो चींटी के डंक में
प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से दोनों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? लिथियम, बेरिलियम, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 है, निम्न में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? बगीचा, तालाब, झील या फिर उपयुक्त में से अधिक। तो निम्न में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? बताना है कि निम्न में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बगीचा। क्या होगा? तो बगीचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो बगीचा जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। 35 है, बायोगैस के मुख्य घटक कौन है? हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। तो सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। सभी को पता है कि बायोगैस का जो मुख्य घटक है ये मीथेन है। नेक्स्ट है, रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? वसा एसिड का, ग्लाइकोल का, फास्फोरस का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो सही उत्तर हो जाएगा वसा एसिड का। किसका? तो रसायन शास्त्र में साबुन जो है ये किसका लवण है? तो वसा एसिड का है, ध्यान रखेंगे। 37 है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? शिलांग, दार्जिलिंग, लेह या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताना है हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लेह में। कहाँ पर? तो हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो लेह में स्थित है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? अमीनो यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक, सल्फर यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो यौगिक। क्या होगा? तो मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमीनो यौगिक। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 39 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? महासीर मछली, एशियाई हाथी, कस्तूरगी मृग या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा एशियाई हाथी। क्या होगा? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो एशियाई हाथी का। अंतिम प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं? प्राश्रव्य तरंगे, अति प्राधानिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राश्रव्य तरंगे। क्या होगा? तो प्राश्रव्य तरंगे इसका सही उत्तर है। दोस्तों 40 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।